और स्वस्थ रहिए। मुख्तार अंसारी को कुछ ही देर में रोपड़ जेल से निकालकर बांदा के लिए ले जाया जाएगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोपड़ जेल के बाहर से अरविंद ओझा जुड़े हुए हैं, रोपड़ पुलिस लाइन से सतेन, और ये बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पंजाब में यूपी पुलिस की टीम रोपड़ जेल पहुंच गई है, बहुत बड़ी टीम है और ये कारवां जो पूरा दिख रहा है, जल्दी से नजारा बताइए सतेन, क्या हो रहा है वहां पर? और रोपड़ जेल के अंदर पहुंच चुकी है पुलिस, आप देख पा रहे हैं, और भारी भरकम ये जो फोर्स है रोपड़ जेल के अंदर दाखिल हो रही है, जिसमें वज्र वाहन एम्बुलेंस है। मेन एंट्री गेट से होते हुए जो यूपी पुलिस की भारी जो पुलिस टीम है, ये अंदर रोपड़ जेल के अंदर अब एंट्री कर रही है। और यहाँ अंदर अब जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी होगी और उसके बाद मुख्तार अंसारी को हैंडओवर किया जाएगा, जैसा कि हम लगातार ये बता भी रहे थे। ये मेन एंट्री गेट है और देखिए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है। बाकायदा यूपी पुलिस है, उसके साथ पंजाब पुलिस भी यहाँ पर आई हुई थी और तस्वीरों में हमने दिखाया कि किस तरीके से जो एम्बुलेंस थी, वज्र वाहन थी, कम से कम 10 गाड़ियां थी बांदा पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस की। अब से कुछ देर पहले ही वो यहाँ जो रोपड़ जेल है उसके अंदर दाखिल हुई है। अब बाकायदा यहाँ हलचल अगर रोपड़ जेल के बाहर देखें तो वो आपको दिख जाएगी। जो लोकल पुलिस है पंजाब की, लोकल पुलिस रोपड़ की, वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में जुट गई है। जबकि अंदर की तरफ अगर आप देखें, कैमरामैन पॉइंट को दिखाएं, तो वो जो ब्लू कलर की आप सुमो देख पा रहे हैं वो यूपी पुलिस की है। उसके अलावा एक के बाद एक बाकायदा सायरन बजाते हुए जो गाड़ियां हैं, उसके अलावा वज्र वाहन, एक एम्बुलेंस वो भी साथ में थी। और अब ये जो गाड़ी है, ये आप सामने की तरफ अगर तस्वीर देखें, ये जो वज्र वाहन है ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वज्र वाहन है। तमाम जो इक्विपमेंट है उससे लैस है बांदा पुलिस की। तो ये अब गाड़ी जो जिस तरह से लगातार पिछले दिनों पंजाब सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच मुख्तार को लेकर जो रस्साकसी चल रही थी, अदालत दर अदालत लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट में जो जाके खत्म हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस के हैंडओवर किया जाए, उसके बाद यूपी पुलिस वो तकरीबन 4:30 बजे सुबह के लगभग वो रोपड़ पहुंची थी। और अब से कुछ देर पहले सामने की तरफ ये जेल की तस्वीरें हैं जहां मुख्तार अंसारी 2 सालों से बंद है। यूपी पुलिस की ये गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे, वज्र वाहन है, तमाम ये गाड़ियां हैं, ये जेल के अंदर है, जो एंट्री गेट के अंदर है। जबकि जो अधिकारी है वो अंदर जा चुके हैं। अब अंदर जेल मैनुअल के हिसाब से जो बाकायदा कागजी कार्रवाई है मुख्तार अंसारी की कस्टडी को लेने की, वो तमाम कागजी कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद जो मुख्तार अंसारी है उसको उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा। उसके बाद इसी एंट्री गेट से जो यूपी पुलिस है वो लेकर निकलेगी और तकरीबन 900 किलोमीटर की यात्रा है रोपड़ जेल से बांदा जेल की। 15 घंटे का ये सफर है। ये पूरा सफर जो है वो तय किया जाएगा। उसके बाद जो मुख्तार अंसारी है उसको लेकर यूपी पुलिस जाएगी। तो काफी गहमा गहमी जो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रही है। पंजाब पुलिस है यहाँ पर, उसके अलावा अगर आप तस्वीर में देखें तो ये पूरी लोकल पुलिस है, डीएसपी है, वो सुबह से पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी जिम्मेदारी को संभाल रहे थे। जेल के अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो जेल प्रशासन की है। और इन सब के बीच देखिए लगातार जिस तरीके से मुन्ना बजरंगी जो मुख्तार अंसारी का करीबी था, उसकी बागपत जेल में हत्या हुई थी, उसके बाद से ही मुख्तार अंसारी को डर सताने लगा था। उसके बाद एक केस के तहत वो यहाँ पर आता है और इस जेल में बंद हो जाता है। हैरानी की बात है कि वो 2 साल इस जेल में बंद रहता है लेकिन जमानत नहीं लेता है। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि कहीं न कहीं वो इस जेल में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था और घर वापसी करने को तैयार नहीं था। जबकि दूसरी तरफ जो योगी सरकार है, जो यूपी पुलिस है, वो हर इस बात पर अड़ी हुई थी कि हर हाल में आपको जो आपके खिलाफ एलएमजी केस है, तमाम मुकदमे हैं, उसमें पूछताछ में सामने आना पड़ेगा, शामिल होना पड़ेगा। उसके बाद से ही ये पूरा मामला अदालत में पहुंचा था और आखिरकार जो मुख्तार अंसारी है उसकी घर वापसी हो रही है। वो मुख्तार अंसारी जिसके नाम से एक वक्त में यूपी में खौफ था, वो अब खुद यूपी जाने से कहीं न कहीं डर रहा था। इसका एविडेंस इसी बात से लगाया जाता है कि 2 साल से वो इस जेल में रह रहा था और जमानत की अर्जी भी दाखिल नहीं कर रहा था। अगर जमानत मिल जाती तो फिर उसे यूपी की जेल में जाना पड़ता। तो खैर इन सब के बीच अगर आप देखें यहाँ पर तो जो ये जेल है, ये जेल का मेन एंट्री गेट है और अंदर अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक
1 2 3 गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये पूरा काफिला, और अगर आप देखें तो यहाँ पर ये जो पूरी सड़क है पटी पड़ी है, ये पूरी सड़क, इसी सड़क से होते हुए गाड़ियां आई थी। और सड़कों की तरफ आप देखेंगे किनारे की तरफ तमाम जगह पर जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और पंजाब की जो रोपड़ पुलिस है वो उसने यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी है, जबकि अंदर जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो तमाम कागजी कार्रवाई कर रही है। अब कस्टडी में लिया जाएगा मुख्तार अंसारी को, और उसके बाद जो बांदा है वहां पर लेकर जाएगी। 900 किलोमीटर की यात्रा है और 15 घंटे लगते हैं, यानी देर रात भी हो सकती है। तो अंदर रोपड़ जेल के अंदर खानापूर्ति चल रही है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश की पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा। काफी ज्यादा फोर्स उत्तर प्रदेश बांदा से अगर बात करें, हैवी फोर्स वो आई हुई है मुख्तार अंसारी को लेने के लिए। इन सब के बीच जो मुख्तार अंसारी की पत्नी है उन्होंने बकायदा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाल के जो मुख्तार अंसारी है उस पर जो खतरा है उसका अंदेशा जताया है, विकास दुबे जैसा हाल न हो। इन सब के बीच यहाँ पर जो काफी दिनों से जो ये खबर थी, ये सुर्खियों में थी मुख्तार अंसारी को लेकर, खास तौर पर जिस तरह से पंजाब सरकार और यूपी सरकार के बीच ठनी थी। इन सब के बीच अब अरविंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोपड़ जेल से कुछ ही देर में निकल रहा है मुख्तार अंसारी। पूरी जो तैयारी पुलिस की है वो भी आप देख रहे हैं, लेकिन बंगाल का रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां से बड़ी खबर एक बार फिर से आ रही है। आरामबाग की तस्वीरें हमने दिखाई थी, मामला देखिए किस तरह से वहां पर जो झड़प हो रही थी वो बढ़ी है। मतदान के दौरान आज आरामबाग की तस्वीरें हैं जहां पर उम्मीदवार सुजाता मंडल पर हमला हुआ है। ये टीएमसी का आरोप है। जल्दी से आप दोनों से इस पर रिएक्शन। प्रभु जी, ईंटों से किया गया है हमला, ये सुजाता मंडल का आरोप है। ये झड़पे, ये फेज, अगर इस फेज को हम पूरा देखें और ये भिड़ंत हम देखें बीजेपी टीएमसी की, किस तरह से देखेंगे? देखो, ये कॉमन बात है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, जिससे सिम्पैथी वोट वर्कर्स को मनोरंजन बढ़ा, उनका मनोरंजन भी होता है, उनका मनोबल भी बढ़ता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि मैं देख रहा हूँ पिछले 3 फेजेज में अब बता सकते हैं कि आंकड़ों के हिसाब से कि वायलेंस पहले से कम दिखाई दे रही है। जितनी पहले होती थी उतनी हुई नहीं है। इसका श्रेय अगर इलेक्शन कमीशन को दें कि वोटिंग अच्छी करा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वो भी ठीक है, पर उनके ऊपर चार्जेस भी काफ़ी लग रहे हैं कि बायस्ड है वो। पर वायलेंस जो है पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ वेस्ट बंगाल इलेक्शन है, केरला इलेक्शन है, जहां लेफ्ट या टीएमसी या कांग्रेस या बीजेपी जहां पर भी एग्रेसिव कैंपेनिंग होगी, जहां पर पोलराइजेशन की बात होगी, थोड़ा बहुत वायलेंस तो होता रहता है। लास्ट मोमेंट पे अपने वर्कर्स को मनोबल बढ़ाना, उनको जोड़ के रखना। जब सुनते हैं खबरें सोशल मीडिया पे भाग के आते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो एक दूसरे से वोटरों को डिमोरलाइज करना एक दूसरे के, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी होता है। मुझे लगता है राजनीतिक हिंसा और भिड़ंत का इतिहास, और ये जो सोशल मीडिया वाली आपने बात कही है, वाकई इसमें जोर है, क्योंकि उसके जरिए कई बार अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, कई बार उसकी वजह से लोग पहुंच भी जाते हैं एक जगह पर, यहाँ पहुंचो, आग की तरह बातें वहां फैलती हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, और संजय जी आपसे रिमार्क लूं, जयंत दावी जुड़े हुए हैं, सुनिए क्या आरोप लगा रही है वो उम्मीदवार। ইভিএম বিশ্বাস নাই, ইভিএম গন্ডগোল, ইভিএম নিয়ে বাড়িতে রেখে দিচ্ছে। এই যে টিএমসি ধরে নিচ্ছে হেরে গেছে, তখন এইসব এদিক ওদিক গন্ডগোল করে বদমাইশি করে জেতার চেষ্টা করছে। এটা পুরনো অভ্যাস আমাদের এখানে। আর নিউ টাউনের এখানে পঞ্চায়েতের সমস্ত ব্যালট বক্স নিয়ে গেছিলো ওরা, মানে ইভিএম বক্স, তো ব্যালট বক্স পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছে। যে ঘটনা ঘটেছে এইভাবেই ভোট হতে দিন, আমার মনে হয় এই অভ্যাসটা পাল্টাতে একটু সময় লাগবে। कुछ कुछ जगह में बहुत ही खराब है। जो हमारा जगह स्ट्रॉन्ग जगह है वहाँ पे मैं आज खबर मिला, वो मेरा अंचल का नाम है बातानल, उस अंचल में एक जगह में 45 नंबर बूथों में जो मार रहा है टीएमसी में, लेकिन पड़ जा रहा है भाजपा में। और बहुत सारा जगह में हमारा आरंडी में हमारा कर्मी लोगों को मार के माथा फटा दिया, सर तोड़ दिया उन लोगों को। एक आदमी का देख रहे हाथ से खून निकल रहा था। ऐसे करके बहुत सारा टर्चर और संतरास का जो पॉलिटिकल मतलब दिखा रहा है ये लोग, पॉलिटिक्स ये सोच रहा है कि ऐसे गंदगी करके ये आरामबाग सीट मतलब हासिल हो जाएगा। Behind you, a shop which has been completely smashed up, and another shop in front of you, a lady who's had her earlobes very badly hit because the earring was taken out, and she was hit partly because her son is a BJP worker. This is the reality. I mean, look at the, poor people like this. And they are getting their shops and their livelihood damaged because of the vandalism, the complete unacceptable behavior of the TMC. बहुत सारा जगह में मेरा कर्मी के ऊपर बहुत टॉर्चर हो रहा है। सबसे ज्यादा खराब लगा है सीआरपीएफ,
उन लोगों को मैं सम्मान करती थी, वो लोग जवान है, लेकिन वो लोग भी न्यूट्रली नहीं करके जैसे लग रहा है वो लोग भी भाजपा का एजेंट बन गया। मेरा एक गांव में वो लोग जाके हाथ सूख रहा था वोटर का कि टीएमसी में वोट दिया है ना बीजेपी में वोट दिया है, वो लोग बोल रहे हैं भाजपा को कमल में वोट दो, कमल में वोट दो। ये क्या तरीका होता है? वो लोगों को यहाँ पे भेजा है मतलब गार्ड देने के लिए, वो लोगों को वोट कराने के लिए नहीं भेजा है। निष्पक्षता नहीं है, कई सारे आरोप। जल्दी से अनुपम से एक बार रिएक्शन लेते हैं, फिर मैं संजय जी और आपके पास जयंतदा आऊंगी। ये तो घमासान अनुपम बढ़ रहा है, और ये क्या कुछ अपडेट है वहां से बताइए जरा आरामबाग से। जी बिल्कुल, आरामबाग के आरंडी इलाका है जहां पर सुजाता खान जो टीएमसी की कैंडिडेट हैं और वो सौमित्र खान जो बीजेपी के सांसद हैं, उनकी पत्नी भी हैं, वो वहां पर गई थी। उनका कहना है कि वहां पर कुछ गड़बड़ी की खबर मिली थी, तो वहां पर जब पहुंची तो वहां पर जो आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाठी बांस लेकर उनको घेर लिया और वहां से उनको भागने पर मजबूर किया। तो ये एक गाँव जैसा इलाका है, बहुत ग्रामीण इलाका है, इंटीरियर इलाका है। यहाँ पर जब वो पहुंची तभी यहाँ पे गड़बड़ी शुरू हुई और इसके बाद उनको भागना पड़ा, वहाँ से निकलना पड़ा, मेन रोड पर आना पड़ा। और सुजाता खान का आरोप है कि उनके जो पीएसओ हैं उनको चोट लगी है और उनके जो साथ कई और जो लोग थे उनको भी चोट लगी है। ये आरोप अभी सुजाता खान की ओर से लगाया जा रहा है और हम विजुअल्स में भी साफ देख रहे हैं कि कुछ लोग डंडा बांस ये सब लेकर सुजाता खान की ओर दौड़े आ रहे हैं। तो ये इस जगह पर लेकिन पुलिस हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। पुलिस का रोल यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। पुलिस इस जगह पर नहीं है। हालांकि बूथ में तो बूथ के भीतर मैं आपको दिखाऊं कि सेंट्रल फोर्सेज हैं, लेकिन बूथ के बाहर जो स्थिति है वहां पर पुलिस की कमी जरूर नजर आ रही है। अंजना। बिल्कुल संजय जी, ये तस्वीरें क्या कह रही हैं? क्योंकि अब जाहिर तौर पर उम्मीदवार हैं, गुस्सा तो होता है कई जगहों पर पश्चिम बंगाल। दो चीजें हैं, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि क्यों इतने वायलेंस की खबरें आ रही हैं। अब इसको आप ज़्यादा कह लें कम कह लें, ये वो इलाका है जो 31 कंस्टिट्यूंसी में आज जो वोट पड़ रहे हैं ये बिल्कुल तृणमूल का गढ़ है। 2016 के विधानसभा चुनाव को देखें तो 31 में से 29 सीटों पर तृणमूल ने जीत हासिल की थी। 2019 का लोकसभा चुनाव जब बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन इन 31 सीटों में भी अगर हम लोकसभा को विधानसभा सीटों के आधार पर देखें, इनमें भी तृणमूल ने 29 सीटों पर जीत हासिल की थी, बढ़त हासिल की थी। हाँ। तो ये पूरा इलाका है, पूरा गढ़ है तृणमूल का। बीजेपी की कोशिश रहेगी कि इस जो तृणमूल के गढ़ में कम से कम कुछ ना कुछ सेंधमारी करें, और इसकी वजह से ये जो डेस्परेशन, मैं तो कहूँगा डेस्परेशन है जो दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए अंजना जी, आपके रिपोर्टर कह रहे हैं पोलिंग बूथ के अंदर तो सुरक्षा बल हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन बाहर दिखाई नहीं पड़ते। इस तरह की झड़पें अक्सर बाहर होती है, ना कि पोलिंग स्टेशन के अंदर। जब नंदीग्राम में भी वोट पड़ रहे थे और जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे थे एक बूथ के बारे में, जहां पर दो समुदाय के लोग बिल्कुल आमने सामने 2 घंटे तक खड़े थे और बाद में वहां पे सुरक्षा बल के लोग आते हैं। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को ये समझना चाहिए कि पोलिंग स्टेशन के बाहर सुरक्षा बढ़ाई जाए, पोलिंग स्टेशन के अंदर तो इस तरह की झड़पें नहीं होती हैं, जिससे कम से कम आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान किया जा सके। एक बार फुल स्क्रीन दिखाइएगा, जनता शायद फोन पे जुड़े हुए हैं, फुल स्क्रीन ये तस्वीरें दिखाइएगा आरामबाग की। जो सुजाता मंडल हैं उन्होंने कहा है कि ईंटों से मुझ पर हमला हुआ है, और इसको दोनों ही पार्टियों के नजरिए से देखें तो जैसा संजय जी बता रहे हैं, दिखता है कि एक गढ़ रहा है ये ममता बनर्जी का। दक्षिण बंगाल का ये वो हिस्सा है जो लोकसभा चुनाव में जब 18 सीटें आ गई थी बीजेपी की, तब भी ममता का ही गढ़ बना रहा। उसको जब पलटने की कोशिश बीजेपी करती है तो टीएमसी की तरफ से ये तमाम आरोप जो आप देख रहे हैं। बहरहाल ये तस्वीरें, और इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इस खबर पर लगातार बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जल्दी से चलते हैं, अनुपम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अनुपम देखिए, जिसका जिक्र कर रहे हैं दक्षिण बंगाल में अगर आप देखिए तो पूरा गढ़ रहा। जब लोकसभा चुनाव में भी 19 में यहां पर ममता का जादू बरकरार रहा, उसको पलटने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो ये हम देख रहे हैं संग्राम छिड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए झड़पें या हिंसा की खबरें तब बहुत ज़्यादा आती हैं जब जहां पर टकराव की स्थिति हो। दक्षिण 24 परगना या हावड़ा में अभी भी काफ़ी दबदबा है टीएमसी का, लेकिन हुगली में अगर हम पिछले चुनाव का रिजल्ट देखें 2019 का, तो भाजपा ने काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की थी। खासतौर पर यह आरामबाग सीट जहां से अभी भी टीएमसी की अपरूपा पोद्दार सांसद हैं, उनकी जो जीत हुई थी बीजेपी से बहुत कम मार्जिन था, 1000 सवा सौ का 1500 के आसपास का मार्जिन था। तो बीजेपी को काफ़ी अच्छी बढ़त
मिली थी। और खासकर इन सब इलाकों के गोघाट, खानाकुल, पुरशुरा जो विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर पुरशुरा में 25,000 की लीड थी अगर 2019 के परिप्रेक्ष्य में हम देखें बीजेपी की, तो ऐसे में टकराव की स्थिति यहाँ पर ज़्यादा बन रही है और वो स्वाभाविक है क्योंकि दोनों ही पार्टियां चाह रही हैं कि उनको बेनिफिट मिले। ऐसे में टीएमसी की ओर से भी लगातार जो कैंडिडेट हैं वो घूम रही हैं, उनको कहीं से भी गड़बड़ी की खबर आ रही है तो वो जा रही हैं। अब वहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनको घेर रहे हैं। तो ये स्थिति हुगली में इस वक्त थोड़ी ज़्यादा हमें इसीलिए दिखाई पड़ रही है कि टकराव की स्थिति, बराबरी का जो कांटे का मुकाबला है वो यहाँ पर ज़्यादा है। जी जी, जल्दी से प्रभु जी एक रिएक्शन आपसे, जिसके बाद हम चलेंगे। पौलमी साहब हमारी सहयोगी तारकेश्वर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं तो ये कहूँगा, ये जो हिंसक घटनाएं आ रही हैं क्योंकि बड़ी कोई जिससे विजुअल दिखाई दे रहे, कोई चोट किसी को लगी दिखाई नहीं देती, पर मेरे को लगता है ये भी एक पार्ट ऑफ द इलेक्शन स्ट्रैटेजी है कि लास्ट मोमेंट पे अटेंशन वर्कर्स की अपनी तरफ से ड्रॉ कैसे की जाए। अगर आप इस तरह के चार्जेस दोनों तरफ से नहीं लगाएंगे तो आप टीवी पे लाइव दिखाएंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है प्रचार करने का। तो प्रचार करने का तरीका ये है कि आप लोकल चैनल पर भी लाइव हो गए, सब नेशनल चैनल पर भी लाइव हो गए। जो आपके वोटर हैं उनमें जोश आ जाएगा। जो उनको लगता ही है, लगता नहीं है क्योंकि इतना प्रचार कर किसी मुताबिक मंडल दिखा रही हैं आप इन देर से, इसका असर उनके वोटरों पर भी हो सकता है, उनके कार्यकर्ताओं पर भी हो सकता है। तो लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ से प्रचार कैसे करना है, ममता जी ने उस दिन स्ट्रैटेजी बता दी। 2 घंटे पोलिंग बूथ बैठ रही और लाइव हम लोग 2 घंटे ममता जी का प्रचार दिखाते रहे। मोदी जी अपने बांग्लादेश में मंदिर में जाते रहे थे, उनको भी दिखाते रहे। तो ये पार्ट ऑफ द न्यू इलेक्शन स्ट्रेटजी, न्यू इंडिया में न्यू इलेक्शन स्ट्रेटजी, न्यू पॉलिटिक्स, इसमें पार्ट ऑफ दैट है। मुझे लगता नहीं कि वायलेंस के मामले में वेस्ट बंगाल पहले से बेटर दिखाई दे रहा है, जैसे मेरे को लगता है कि 40 साल से मैं चुनाव देखता आ रहा हूँ। ये तो कम से कम मिनिमम वायलेंस हुई है, पर मैक्सिमम कवरेज जरूर है। ये दिलचस्प है क्योंकि मीडिया के जरिए अपनी लड़ाई को कैसे आगे ले जाना है, ये भी अब एक स्ट्रैटेजी बन गई है चुनावी रणनीति का। जल्दी से चलते हैं, पौलमी साहब हमारे साथ तारकेश्वर से जुड़ रही हैं। पौलमी, वहां का नजारा दिखाइए और वहां से क्या अपडेट है वोटिंग को लेकर। जी अंजना, हम तारकेश्वर कंस्टिट्यूंसी में घूम रहे हैं और यहाँ पर जो वोटिंग हो रही है वो पूरी तरह से पीसफुल है, शांतिपूर्ण है। कोई ऐसी इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुई है यहाँ से जो कि गंभीर रूप की हो। हमने स्वपन दास गुप्ता से भी बात की जो बीजेपी के कैंडिडेट है तारकेश्वर सीट से, और उनसे भी पूछा क्योंकि वो भी सुबह से घूम रहे हैं अपनी कंस्टिट्यूंसी में, तो उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जो काफी सीरियस हो या फिर जिसे आगे बढ़ाने की बात हो इलेक्शन कमीशन के साथ। तो तारकेश्वर में पूरी तरह से जो वोटिंग का प्रोसेस है इस वक्त अंजना काफी स्मूथ चल रहा है। जी पौलमी, आप वहां से अपडेट दे रही हैं कि सब कुछ वहां पर आपने बात भी की है स्वपन दास गुप्ता से जो कि उम्मीदवार हैं। वो शिकायत कर रहे थे एक महिला के बारे में कि उनको भी चोटें आई हैं। इन सब के बीच जयंतदा, क्या आप सहमत है प्रभु जी से या फिर संजय जी से? संजय जी कह रहे डेस्परेशन भी दिखता है क्योंकि ममता का गढ़ है, लोकसभा में भी एक तरह से गढ़ उनका बना रहा। दूसरी तरफ प्रभु जी कह रहे हैं कि मीडिया स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, क्योंकि इस तरह की बातें आएंगी तो आपका वोटर देखेगा घर पे बैठे हो, उसको लगेगा कि जाना चाहिए, मुझे वोट करना चाहिए। बिल्कुल अंजना जी, मैं प्रभु जी के साथ 100% सहमत हूं कि ममता जी भी जानते हैं कि ये जो न्यू प्रभु जी कह रहे हैं कि न्यू एज, न्यू मीडिया, न्यू इंडिया, अभी मीडिया को कैसे अटेंशन कैसे मतलब उसमें किया जाए। और नंदीग्राम में जैसे ममता किए थे, अभी ये जो अभी जो चल रहा है, अभी एक मीडिया अटेंशन हर पार्टी के लिए बहुत प्रायोरिटी हो गया है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस समय आज जो चुनाव हो रहा है वो ममता बनर्जी का इसीलिए सबसे ज्यादा स्टेक है क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी का गढ़ है। और ये 3rd फेज एंड 4th फेज ऑल्सो जो होने वाला है, यहाँ जैसे प्रभु जी राजनीतिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, बिल्कुल पश्चिम बंगाल के इतिहास में ही राजनीतिक ध्रुवीकरण है। जैसे यूपी में 4 पार्टी है, पश्चिम बंगाल में ऑलवेज कांग्रेस वर्सेस सीपीएम मैंने देखा। अभी देखिए ना, जनता पार्टी के समय प्रफुल्ल सेन ने कोशिश किया था 3rd पार्टी के लिए, नहीं हुआ था। और सीपीएम वर्सेस कांग्रेस, उसके बाद तृणमूल वर्सेस कांग्रेस, और अभी बीजेपी वर्सेस तृणमूल। तो बीजेपी हैज बिकम द मेन ऑपोजिशन। ध्रुवीकरण में बीजेपी का यह बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन इस समय एक सिद्दीकी फैक्टर आज काम करेगा या नहीं, यह भी एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ममता बनर्जी 2 दिन पहले खोल के सबके सामने बोल दिए हैं कि ये जो ओवैसी हैदराबाद के बीजेपी का दोस्त और सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ का ये लड़का दोनों मिलके
मुस्लिम वोट को मैं अपील करता हूं मुस्लिम समाज को कि आप और किसी जगह वोट मत दीजिएगा। दूसरा मुस्लिम पार्टी पश्चिम बंगाल में कभी नहीं हुआ। आज के जो चुनाव हो रहा है 31 सीट में थर्ड पार्टी नहीं है, कांग्रेस सीपीएम नहीं है, लेकिन सीपीएम कांग्रेस के जो पार्टनर है इंडियन सेकुलर फ्रंट, इसे न्यू फेनोमेनन, ये कामयाब होगा या नहीं देखने लायक है। क्योंकि मुझे लगता है जैसे हुगली, फुरफुरा शरीफ तो हुगली में ही है, और फुरफुरा शरीफ का जो चंडीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी फुरफुरा शरीफ में वो आज नहीं है, लेकिन हरिपाल है, तारकेश्वर है, यहाँ बंगाली मुसलमान, ये ओवैसी का क्लाइंटेल नहीं है, ये सिद्दीकी का क्लाइंटेल है। ये वोट काटेगा या नहीं? ममता ने बोला है कि ये ट्रैप में मुस्लिम समाज ना पड़े, और मुस्लिम समाज एन ब्लॉक वोट करते हैं। अगर वो सिद्दीकी को इरेलीवेंट कर देते हैं आज के चुनाव में, तो ममता के लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगा। और प्रभु जी जैसे कह रहे हैं राजनीतिक ध्रुवीकरण वो होगा, और हिंदू मुस्लिम जो ध्रुवीकरण है वो नहीं होगा। उसमें हिंदू वोट भी अगर तृणमूल को मिले और मुस्लिम वोट जो 30% आज के दिन में भी, जैसे संजय जी कह रहे थे, 20% से 28% मुस्लिम आबादी के ऊपर आज चुनाव हो रहा है। तो इसीलिए मैं इसको सांप्रदायिक तरीके से नहीं देख रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी इसमें है, क्योंकि मुस्लिम नेवर वोट फॉर बीजेपी। तो वो वोट सिद्दीकी काटेगा या नहीं काटेगा वो भी इस चुनाव में देखने लायक है। फुरफुरा शरीफ मैं भी गई थी संजय जी, और मैंने वहां पर देखा कि ये जो अब्बास सिद्दीकी है फुरफुरा शरीफ के युवा नेता के तौर पर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अच्छा, वो चूंकि वहां पर जिनकी पूजा होती है, रेवरेंस होता है, उसी खानदान से ही आते हैं। उनके चचा जो है वहां पर, वो अलग एक फ्रंट खोले हुए हैं। वो कहते हैं ममता दीदी को वोट दो। अब भतीजा कहता है कि नहीं नहीं, हम तो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ है, तुम सेक्युलर फ्रंट को वोट दो। क्या मुस्लिम वोट बटेगा? और ओवैसी का फैक्टर। लेकिन सवाल यह है कि इधर पोलराइजेशन होता है, इन ब्लॉक वोट अगर पड़ता है, तो क्या काउंटर पोलराइजेशन भी नहीं होता है एक सच्चाई? मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट बटने वाला है, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा हूं पूरा चुनाव, बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या आप ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या नहीं? और ऐसे सारे लोग जो चाहते हैं ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बने रहें, और उसमें हर समुदाय के वोटर होंगे, और हम मुस्लिम मतदाताओं की बात कर रहे हैं, उनके वोट का बड़ा हिस्सा तृणमूल को ही जाएगा। कुछ ना कुछ बंटवारा जरूर होगा, ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल बंटवारा नहीं होगा, लेकिन वो इतना मिनिमल होगा कि शायद तृणमूल को बहुत नुकसान ना हो। क्योंकि वहां पर जब मैं फुरफुरा शरीफ गई तो उनके चचा और ममता दी के पक्ष में बोलने वाले प्रभु जी बहुत थे, लेकिन अब्बास सिद्दीकी के लिए अगर आपको बाइट नहीं थी, जिक्र कर रहे हैं कि वो फुरफुरा शरीफ में वो भी बटे हुए हैं, वो भी बटे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि ममता दी के पक्ष में बोलने वाले वहां खुल के बोलते थे, लेकिन अगर आपको अब्बास सिद्दीकी के बारे में मैं पूछती थी कि आपको युवा नेता लगता है, तो बोले भाईजान ठीक है वो, लेकिन यहीं पर मस्जिद में रहे वो ठीक है, नेता बनने की क्या जरूरत है? अब्बास सिद्दीकी ने कोशिश की बांटने की, जो ममता के वोट हैं किस तरह से बढ़ जाएं, वो सफल उसमें हुए नहीं, क्योंकि बाकी जो कांग्रेस और लेफ्ट के लोग हैं उन्हें लगता है उनको ज़्यादा इनकरेज नहीं किया। और उसको इंपॉर्टेंस ही मैं देख रहा हूँ प्रचार जो हो रहा है, सिद्दीकी का कहीं नाम ही लेने वाला कोई नहीं है। हम लोग रहे हैं, वो चुनाव में कितना प्रचार कर रहे हैं वो अपने वहाँ बैठे हैं, वैसा वो बता सकते हैं कि अब्बास सिद्दीकी एक नाम था, मीडिया ने क्रिएट कर दिया, परंतु वहाँ पर वोट आपने इन्होंने नहीं कहा कि ममता वर्सेस मोदी हो रहा है, क्योंकि मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो वोट बना सकते हैं किसी और को। तो ममता इस बात को एक्सप्लॉइट कर रही है कि आउटसाइडर आकर के मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो उसमें कितना वो अपनी तरफ वोट खींच पाते हैं। हिंदू पोलराइजेशन, जो हिंदू के वोट कितने डिवाइड हो सकते हैं, देखने वाली बात है। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंसंट्रेशन है, उसका असर क्या होने? पोलराइजेशन यही है, ममता वर्सेस मोदी वर्सेस मुस्लिम। अगर आप 3 एम फैक्टर ले लें, ममता, मुस्लिम, मोदी, तीनों एम फैक्टर्स में जहां ममता और मुस्लिम 2 एम इकट्ठे हो गए, तो चुनाव का परिणाम अपने। लेकिन आपने बहुत दिलचस्प बात कही कि वहां कांग्रेस से ही ठीक से सेटिंग नहीं हो पाई थी। मुझे याद है ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी रैली हुई थी जिसमें लेफ्ट अधीर रंजन चौधरी, अब्बास सिद्दीकी सबको आना था। वहां मंच पर खुलकर अब्बास सिद्दीकी और अधीर रंजन चौधरी के बीच के जो मतभेद थे वो सामने आ गए थे, तो बड़ा ही दिल मिला है वहां पर, कहना गलत ही होगा एक तरह से। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ये एम फैक्टर और कैसे आज का, चूंकि आज लगभग 28% के आसपास मुस्लिम मतदाता भी हैं, क्या दूसरी तरफ भी ध्रुवीकरण हो सकता है? और इस बीच झड़पों की खबरें भी आप देख रहे हैं, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए आज तक।